Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to discuss the chapter of history from class 9, that is the French Revolution, and this is part 2nd. So the topic that we are going to study in this video are the State General, the meeting of the State General, the tennis court oath, the storming of the Bastille, liberated prisoner, the Great Fair 1789 and the consequences of the Great Fair, है ना। तो क्या प्रभाव थे ग्रेट फेयर के 1789 के, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सो आर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ कॉलिंग द स्टेट जनरल, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्रांस का जो ख़जाना था वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था, है ना। ट्रेजरी में कुछ था नहीं, ठीक है। फ्रांस के बाद, है ना, वॉर वगैरह हो रहे थे, है ना, और जो खर्चे थे फ्रांस के पैलेस के, है ना, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। ऐसे में जो लुइस 16 थे, है ना, उनके पास एक ही तरीका था इससे बचने का कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हमारा थर्ड स्टेट है, जो थर्ड स्टेट टैक्स देता है, तो उस टैक्स को बढ़ा दिया जाए, है ना। और अगर हम टैक्स को बढ़ा दें तो इससे हमारे पास कुछ ना कुछ और क्या कहते हैं रेवेन्यू कलेक्ट होगा, है ना। और उस रेवेन्यू से जो हमारा एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसको हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। सो लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर द रीज़न यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, है ना। तो लुइस 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़े, है ना। कारण आपके सामने थे कि वॉर वगैरह इतने हो चुके थे, और वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी राज्यों की फ्रांस ने मदद भी की थी ब्रिटेन के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ने के लिए, है ना। तो इसके लिए उनको पैसा चाहिए था, है ना। ड्रेन हो चुका था उनका पूरा वेल्थ, है ना। तो ये सारे रीज़न थे जिनके लिए उनको टैक्स वगैरह बढ़ाना पड़ा, है ना। तो हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन थ्रू अबाउट डूइंग दिस, है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है, तो वो इससे कैसे गुज़र सकते थे या कैसे उससे बच सकते थे। इन फ्रांस द ओल्ड रिजाइम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, ठीक है ना। तो जो पुरानी सत्ता थी, तो फ्रांस में जो पुरानी सत्ता, ओल्ड रिजाइम मतलब होता पुरानी सत्ता, तो जो पुरानी सत्ता थी उसमें मोनार्च मतलब एक प्रकार से राजा, ठीक है। तो जो राजा था, है ना, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपनी इच्छा से, स्वयं की अपनी इच्छा से वो टैक्स इम्पोज कर सके, है ना, टैक्स लगा सके, है ना, सभी लोगों पर, है ना। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, है ना, विच कुड दैन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, है ना। तो ये करने के लिए उसको क्या करना होता था, उसको एक मीटिंग बुलानी होती थी, स्टेट जनरल की मीटिंग, ठीक है ना, जहाँ पर वो अपना न्यू टैक्स का प्रपोज़ल रखता था। और अगर उस मीटिंग में वो जो न्यू टैक्स का प्रपोज़ल था वो पास हो जाता, है ना, तो टैक्सेस की न्यू रेट आ जाती है और टैक्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, तो स्टेट जनरल है क्या, एक पॉलिटिकल बॉडी है ना, विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इस पॉलिटिकल बॉडी में तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, ठीक है ना। However, the monarch alone could decide when to call a meeting to this body, ठीक है ना। लेकिन मोनार्च यानी कि जो राजा था, है ना, उसके पास ये अधिकार होता था कि वो ये डिसाइड करेगा कि इस मीटिंग को हमें कब बुलाना है, स्टेट जनरल की मीटिंग को कब बुलाया जाए। इस प्रकार की जो पहली मीटिंग थी वो 1614 में बुलाई गई थी लास्ट टाइम। सो इट इज़ डिसाइडेड दैट द स्टेट जनरल मीटिंग टू बी कॉल्ड, ठीक है ना। तो ये डिसाइड किया गया कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाए। सो टू वोट बाय हेड और बाय ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब ये जो मीटिंग थी, इसका सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इस मीटिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर जो 3 स्टेट्स थी, है ना। पहली स्टेट पता है आपको, जैसे क्लर्जी है ना। दूसरी स्टेट नोबल्स की थी, और थर्ड स्टेट जो थी वो आपकी क्या कहते हैं कॉमनर की थी, है ना, कॉमन लोग थे जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीजेंट्स वगैरह, है ना, तो ये थे थर्ड स्टेट में। तो ये 3 स्टेट थी, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना होता था, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते थे, है ना। तो इसमें जो प्रश्न था कि जो राजा का सुझाव है ना, उस सुझाव पे मतलब कि जो न्यू टैक्सेस की उन्होंने रिफॉर्म लेके आए हैं, कि जो उन्होंने प्रपोजल दिया है न्यू टैक्स रेट का, है ना, उसको स्वीकारा जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, उसके लिए वोटिंग होती थी, है ना। तो उसमें वोट कैसे होना था, बाय हेड होना था और बाय ऑर्डर होना था। हेड का मतलब ये है कि हर स्टेट का एक वोट,
मतलब कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा हर स्टेट का वो एक वोट करेगा, है ना। और बाय ऑर्डर का मतलब है कि हर स्टेट में जितने जितने लोग हैं, है ना, सारे सभी अपने स्टेट के जो पॉपुलेशन के लोग हैं वो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग करेंगे, तो ऐसे डिसाइड किया जाए, ठीक है ना। तो द डेलीगेट्स ऑफ द थर्ड स्टेट इंस्टेड दैट द थ्री स्टेट मीट टुगेदर, ठीक है ना। तो जो डेलीगेट्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो तीनों ही स्टेट हैं उनको तीनों को मिलके क्या कहते हैं वोट करना चाहिए, दैट द वोट बी टेकन बाय द हेड रेदर देन बाय ऑर्डर, ठीक है। सिंस देयर वर फार मोर डेलीगेट्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट, द प्लान वुड गिव देम अ मेजॉरिटी। द किंग रिफ्यूज टू ग्रांट दिस their request, the third state refused to budge, ठीक। So let's talk about this meeting in detail. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the state general to pass the proposal for new taxes, ठीक है ना। तो लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई, है ना, जिसमें उसने तीनों स्टेट्स को बुलाया, स्टेट जनरल को, है ना, ताकि वो पास कर सके न्यू टैक्स का प्रपोजल को, ठीक है। रेस्प्लेंट हॉल इन द वर्सेलिस वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, है ना। तो रेस्प्लेंट्स नाम का एक हॉल था, है ना, वर्सेलिस के महल में, है ना, जिस हॉल को पूरा बनाया गया इसी हिसाब से ताकि जो मेहमान हैं, जो होस्ट हैं तीनों जो स्टेट्स के, वो वहाँ पर आ सकें, ठीक है ना। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, है ना। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तीनों स्टेट से, दोनों स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, मतलब कि फर्स्ट स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना। हु वर सीटेड इन अ रो फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड, ठीक है ना। और दोनों ही रो में बैठा दिए गए, है ना, और सीट पर बैठा लिए, है ना, और एक दूसरे को वो फेस कर रहे थे, सामने एक दूसरे के सामने बैठाया गया। वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, है ना। और थर्ड स्टेट के मेंबर्स को भी बुलाया गया जो कि 600 मेंबर थे, और उनसे कहा गया कि उन चेयर्स के वो पीछे खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेक्टस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, है ना। तो जो थर्ड स्टेट थे, है ना, थर्ड स्टेट के कौन से मेंबर्स उनको रिप्रेजेंटेड कर रहे थे, जो ज़्यादा प्रॉस्परस थे, जो ज़्यादा क्या कहते हैं मूल्यवान यानी कि धनवान लोग थे, है ना, ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर्स थे, ना, वो अपने स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। प्लीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेंस, इन सबको असेंबली में आने की कोई इजाज़त नहीं थी, इनको डिनाइड था कि ये एंट्री नहीं कर सकते असेंबली में। However, their grievances and demand was listed in some 40,000 letter which representative have brought with them. लेकिन जो उनकी शिकायतें थी, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी और जो उनकी डिमांड थी, उनकी डिमांड और जो उनकी शिकायतें थी वो सब 40,000 लेटर्स में लिस्टेड थी, है ना। वो सब लिखा हुआ था, 40,000 लेटर्स थे, और जो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ उस असेंबली में उन शिकायतों को और उन डिमांडों को अपने साथ लेके आए थे, ठीक है। इस प्रकार से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, ठीक है ना। और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट मीटिंग, टू पास अ प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, है ना, न्यू टैक्स का प्रपोजल पास करने की ये मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। और ये रेस्टोरेंट हॉल में बुलाई गई थी वर्सेलिस के, ठीक है, जिसमें सभी डेलीगेट्स को, सभी होस्ट को बुलाया गया था, है ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेट, जैसा मैंने बताया कि 300 रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों स्टेट से, ईच से, मतलब 600 लोग थे टोटल फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला के, है ना, जिनको सीट दी गई थी, जिनको बैठाया गया था, है ना, सामने आमने सामने रो में, है ना, एक दूसरे के सामने फेस करके बैठाया गया था। और जो 600 लोग थे थर्ड स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, उनको बैठाया नहीं गया था, उनसे कहा गया था कि आप चेयर के पीछे वहीं पर खड़े रहेंगे, ठीक है। और जो प्लेजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन, ये जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के लोगों के, है ना, उनको डिनाइड था कि वो लोग नहीं आ सकते। लेकिन जो थर्ड स्टेट में जो ज़्यादा पढ़े लिखे, जो धनवान लोग थे, जो प्रॉस्परस लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनसे कहा गया था कि आप रिप्रेजेंटेटिव बन के आइए, ठीक है। तो ये था एक मीटिंग, जो स्टेट जनरल की मीटिंग इस हिसाब से हुई थी, है ना, वर्सेलिस में, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ द टॉक अबाउट द वोटिंग, है ना, वोटिंग कैसे होनी थी। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैज़ बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, ठीक है। तो अभी तक जो वोटिंग होती आती थी स्टेट जनरल में, है ना, वो वोटिंग का कुछ तरीका ऐसा था कि हर जो स्टेट था उसको एक वोट दिया जाता था ना, उसका सिद्धांत था उस मीटिंग का, स्टेट जनरल की मीटिंग का, कि हर स्टेट को एक वोट का अधिकार होता था, है ना।
सो दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, है ना। तो इस बार भी लुइस जो 16 थे, है ना, वो सेम तरीका दोहराना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन ये डिसएडवांटेज था यहाँ पर थर्ड स्टेट के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स फ्री हुआ करते थे ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था टैक्स कितना भी बढ़े या घटे, ठीक है ना। दूसरी तरफ किंग के लिए भी ये फ़ायदेमंद था अगर टैक्स बढ़ता, लेकिन जो पूरा बर्डन होता टैक्स का वो किस पे आने वाला था, थर्ड स्टेट पे, ठीक है ना। तो अगर इस हिसाब से वोटिंग होती तो जो मेजॉरिटी होती वो किसकी होती, फर्स्ट और सेकंड स्टेट की मिला के मेजॉरिटी होती, और न्यू जो प्रपोजल था टैक्स का वो आ जाता, ठीक है। आगे, बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल, है ना, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, ठीक है ना। लेकिन अब जो थर्ड स्टेट था, है ना, थर्ड स्टेट में आने थर्ड स्टेट में अब थर्ड स्टेट ने अपनी डिमांड रखी कि वोटिंग जो होनी चाहिए वो पूरी असेंबली में होनी चाहिए, है ना, और हर मेंबर के पास एक वोट का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो 300 मेंबर थे आपके फर्स्ट स्टेट में, है ना, दूसरी स्टेट में अभी 300 मेंबर थे, और जो थर्ड स्टेट थी उसके 600 लोग आए थे, जैसा कि मैंने बताया था। तो इस हिसाब से पर मेंबर पर वोट, है ना, एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर लाइक द रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल था, है ना, ये डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल था, ये हम महान फिलोसोफर रूसो की किताब में, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक है जो कि रूसो ने लिखी है ना। तो ये जो विचार था, वन पर्सन वन वोट वाला जो विचार था, ये रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही आया था, है ना। When the king rejected this proposal, the member of the third state walk out of the assembly in protest, है ना। तो जब किंग ने देखा कि इस प्रकार का अगर प्रपोज़ल अगर उन्होंने पास कर दिया तो हो सकता है कि न्यू टैक्स का जो उनका प्रपोज़ल है वो क्या कहते हैं, वो प्रस्तावित नहीं हो पाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो किंग ने रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोज़ल कि जो अभी तक जैसे स्टेट असेंबली में, है ना, अभी तक जैसे वोटिंग होती आई है कि हर स्टेट को एक वोट मिलेगा, है ना, उसी प्रिंसिपल के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए, है ना। लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसने वॉकआउट कर दिया असेंबली से, है ना, प्रोटेस्ट में, है ना, कि इस हिसाब से वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। आगे अब अगला टॉपिक है हमारा टेनिस कोर्ट ओथ, देखते हैं अब इसे। सो टेनिस कोर्ट ओथ, 20 जून 1989 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड एट इंडोर टेनिस स्टेडियम इन वर्सैलिस, ठीक है ना। तो वर्सैलिस मैंने बताया था पैलेस, बहुत बड़ा पैलेस है ये, है ना, और अभी भी स्थित है ये। तो वर्सैलिस का जो कोर्ट था, है ना, जो वर्सैलिस महल था, उसमें एक इंडोर टेनिस का कोर्ट था, है ना। उस इंडोर टेनिस के कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के वो असेंबल्ड हुए, है ना। दे डिक्लेयर देमसेल्व अ नेशनल असेंबली, है ना, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली होने की घोषणा की, है ना। दे गिव देमसेल्व द पावर टू पास द लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंच पीपल, है ना, और उन्होंने कहा कि उनके पास अब पावर है ना, फ्रेंच पीपल के बिहाफ पर, उनके बिहाफ पर लॉ पास करने की, ठीक है। तो कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई, है ना। दे हैड लेड बाय द मैरेबो, है ना, बॉर्न इन अ नॉर्मल फैमिली एंड द एबी स्लेयर ओरिजिनली अ प्रीस्ट, है ना। तो इन दोनों, ये जो मैंने आपको बताया कि नेशनल असेंबली उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि हम लॉ पास करेंगे फ्रेंच पीपल के बिहाफ से, है ना। तो इसमें दो लोगों की का जो रोल था वो सबसे बड़ा था। एक थे इसमें मैरेबू नाम के व्यक्ति, है ना, जो कि नोबल फैमिली में जिनका जन्म हुआ था, और दूसरे थे एबी स्लेयर। तो जो एबी स्लेयर थे वो एक प्रीस्ट थे, है ना। मैरेबू delivered powerful speeches to the assembly crowded, and Abby Slayer wrote an influential pamphlet called What is the Third State, है ना। तो जो मैरेबू थे वो पावरफुल स्पीचेस दिया करते थे, है ना, असेंबली क्राउड को, है ना। और जो एबी स्लेयर्स थे उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, एक प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा था, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी कि थर्ड स्टेट क्या है, ठीक है। सो थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। The representative of the third state view themselves as the spokesman for the whole French nation, ठीक है ना। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे जब उन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से, है ना, तो उन्होंने ये समझा कि वो पूरी फ्रेंच जो नेशन है, जो पूरा राष्ट्र है फ्रांस का, है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ अ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सैलिस। तो वर्सैलिस का जो महल था उसमें 20 जून को, है ना, वो वहाँ पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, असेंबल्ड हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्फ द नेशनल असेंबली,
है ना, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया एंड स्वेयर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ अ मोनार्च। ठीक है, तो और उन्होंने वहाँ पर प्रतिज्ञा की कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख देंगे, है ना। फ्रांस के लिए हम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो जो मोनार्च है, मोनार्च मतलब जो राजा है, उसकी जो पावर है वो लिमिटेड हो जाएगी, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है जिसके हिसाब से एक पूरी कंट्री, एक पूरा नेशन आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो उनका ये मानना था कि अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिख देंगे तो जो मोनार्च, जो राजा है, वहाँ उसकी पावर लिमिटेड हो जाएगी, है ना। दे वर लेड बाय द मैरेबू एंड एबिस्लेस। मैंने बताया था अभी इनके बारे में कि मैरेबू और एबिस्लेस नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनको लीड किया था। मैरेबू जो थे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, एंड बट वॉज कन्विंस्ड टू द नीड टू डू अवे with the society for the feudal privileges. He bought out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। ठीक है ना, तो एक नोबल फैमिली के थे, लेकिन उनका ये मानना था कि जो प्रिविलेज मिल रहा था फ्यूडल सिस्टम के हिसाब से, है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, है ना, वो ठीक नहीं है ना। पूरी सोसाइटी में जो अलग से जो अधिकार मिल रहे थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, नोबल्स को बेसिकली, और क्लर्जी या चर्चमैन को, तो उनका इसमें विश्वास नहीं था, है ना। तो उन्होंने इसके लिए कुछ इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस दी, जर्नल्स लिखे उन्होंने, आर्टिकल्स लिखे, है ना, और वर्सेलिस में जो लोग क्राउडेड जो जमा था, है ना, उनके सामने बहुत पावरफुल स्पीचेस दी उन्होंने। ठीक है ना, और एबिस्लियस का मैंने बताया कि वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, है ना, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक पैम्पलेट उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने बात की थी कि थर्ड स्टेट है क्या, व्हाट इज़ अ थर्ड स्टेट। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम। हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग एट द नेशनल असेंबली, है ना, और ये स्केच था लार्ज पेंटिंग का, है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टेनिस कोर्ट ओथ यहाँ पर हो रही है। देखिए सब लोग अपने हाथ उठाकर यहाँ पर ओथ ले रहे हैं। ओथ का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, प्रतिज्ञा होती है ना। तो उन्होंने वहाँ पर एक ओथ ली थी कि वो जब तक वहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक वो क्या नहीं लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर ड्राफ्ट नहीं करेंगे। कहाँ के लिए? फ्रांस के लिए, है ना। तो ये बहुत फेमस इंसिडेंस है जिसको हम कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ, है ना। टेनिस कोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेनिस कोर्ट की जगह पर हुई थी, और ओथ यानी कि प्रतिज्ञा, है ना। तो जब उन्होंने वॉकआउट किया था स्टेट जनरल की असेंबली से, है ना, और उन्होंने फिर उस टेनिस कोर्ट में एक प्रतिज्ञा ली थी, कोर्ट ली थी कि दे विल नॉट मूव अंटिल दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस, है ना, टू लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्च। So, in the story of French Revolution, the next incident that took place was the storming of the Bastille. So, on 14 July 1789, due to the severe winter, the harvest was not good. The price of the bread rose, and hoarder exploit the situation. Where there was not enough supply of their daily bread, angry women stormed into the shops. Rumor spread that the king had ordered Swiss troops to move into the city, fearing for their lives. Some 7,000 men and women broke into the number of government buildings in search of arms. Agitated crowd stormed and destroyed the prison Bastille. The day that followed saw more rioting both in Paris and द कंट्री साइड। ठीक है, तो जो इंसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, बेस्टाइल का जो इंसिडेंट है ना, ये 14 जुलाई 1789 में हुआ था। तो बात उन दोनों की है ना, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, है ना, बहुत सर्व विंटर हुआ था, बहुत कोल्ड विंटर था। ठीक है, जो हार्वेस्ट था वो अच्छा नहीं था, है ना, जो क्रॉप का ग्रो हुआ था वो अच्छी क्रॉप ग्रो नहीं हुई थी, प्रोडक्शन क्रॉप का अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ था, है ना। जो प्राइस था ब्रेड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, है ना, और यही कारण था कि उस समय लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि क्रॉप का प्रोडक्शन हो नहीं पाया था, ज़्यादा क्रॉप्स थे नहीं, ठीक है, उस समय। और जो प्राइस था ब्रेड का वो भी बढ़ रहा था, टैक्स भी बढ़ते जा रहे थे, है ना। देयर वाज नॉट इनफ सप्लाई ऑफ देयर डेली ब्रेड, है ना। तो उनकी डेली खाने के लिए, देखिए यहाँ का जो स्टेपल फूड होता है वो रोटी होती है, इसी प्रकार, है ना, बंगाल का राइस होता है, इसी प्रकार से जो स्टेपल जो डाइट था फ्रांस का उस समय ब्रेड था ना। तो ब्रेड की जो सप्लाई थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो सुनने में ये भी आता है, र्यूमर इस बात की भी फैली हुई थी, है ना, खबरें इस बात की भी थी, किंग ने ऑर्डर दिया था अपने स्विस ट्रूप को, एक,
है ना, एक ये आर्मी का दल था स्विस ट्रिप, है ना। तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया था किंग ने कि उनको क्या कहते हैं सिटी में मार्च करनी है, ठीक है। तो fearing for their lives, some 7,000 men and women broke into the number of government building in search of arms, ठीक है ना। तो 7,000 आदमी और औरतों ने ना गवर्नमेंट बिल्डिंगों पर हमला कर दिया आर्म्स ढूंढने के लिए। आर्म्स का मतलब आप लोगों को शायद पता होगा कि जो गोला बारूद होता है ना, और जो जिनसे लड़ाई होती है ना, तो तलवारें वगैरह हुई और आपकी बंदूक हुई थी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन आता है ये सब कुछ, है ना। तो जो क्राउड था, है ना, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया प्रिजन को बेस्टाइल के, है ना। और इसी गुस्से में आके जो क्राउड थी उसने बेस्टाइल का जो प्रिजन था उसको, बंदी गृह, उसको तोड़ दिया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। द डेज दैट फॉलो सॉ मोर रियोटनिंग बोथ इन, है ना। तो और आगे चल के आगे वाले दिनों में, मतलब कि कुछ दिनों बाद तक भी, है ना, जो पेरिस था और जो उस जगह थी, कंट्री साइड थी, है ना, वहाँ पर भी, है ना, कत्लेआम जारी रहा, है ना। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ जो स्विस ट्रिप था, है ना, जिसको ऑर्डर दिया था किंग ने, है ना, कि उसको मार्च करना है सिटी में, है ना। तो दोनों तरफ से क्या कहते हैं बात आगे बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, रॉयटनिंग हुई, दंगे हुए सिटी में, पेरिस में भी, ठीक है। तो ये था एक हादसा स्टॉर्मिंग बेस्टाइल किले की। बेस्टाइल जो था एक, बेसिकली मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये प्रिजनर, यहाँ पर प्रिजन था, ये प्रिजनर रखे जाते थे बेस्टाइल में, पॉलिटिकल प्रिजनर थे वो रखे जाते थे, ठीक है। पेरिस में था ये। तो इसका जो रिएक्शन था वो ये था कि जो बेस्टाइल का जो किला था, है ना, जो बेस्टाइल का बंदी गृह था, जो प्रिजन था वो टूटा। तो उससे जो प्रिजनर थे, है ना, जो कैदी थे वो लिबरेटेड, मतलब आज़ाद हो गए। प्रिजनर ऑफ द बेस्टाइल वर रिलीज्ड, है ना, तो वो रिलीज़ हो गए। मार्च डाउन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस इन विक्ट्री, है ना। और उन्होंने वहाँ की जो सड़कें थी, जो स्ट्रीट थी, वहाँ पर उन्होंने विजय के साथ, है ना, मार्च किया, है ना। तो इट वाज अ ग्रेट सिंबॉलिक इवेंट, वन विच इज़ स्टिल सेलिब्रेटेड इन फ्रांस एवरी ईयर, है ना। तो एक प्रकार से जो राजशाही थी, राजशाही हम कह सकते हैं, जो राजा था, जो मोनेट्स वाला सिस्टम होता है जिसमें किंग के पास अधिकार होते हैं, है ना, तो स्टेट की प्रॉपर्टी यूज़ करने के, है ना। तो इसी प्रकार से जो मोनेट सिस्टम था, जो राजशाही चल रही थी फ्रांस में, है ना, उसी के चलते जब जनता ने, है ना, गुस्से में आकर इतना इतना बड़ा कदम उठाया कि पूरा किला, जो प्रिजनर था, जो पूरा प्रिजन था बेस्टाइल का, उसको तोड़ दिया, है ना। तो जो वहाँ के कैदी थे, है ना, वो रिलीज़ होके सड़कों पर जब डोल रहे थे, तो उनको एक प्रकार से वहाँ का विजय का अनुभव था वहाँ की जनता को, है ना। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है ना, जो आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसका परिणाम ये हुआ कि फेस द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली। तो ये जो विद्रोह हुआ था, जो रिवॉल्ट हुआ था, है ना, इस रिवॉल्ट को देख के जो लुइस 16 थे, है ना, उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी, ठीक है। Here on the screen you can see the Paris of today, the Bastille Market, the famous Bastille Market you can see on the screen. So जो अगला इंसिडेंस है इसको ग्रेट फेयर कहा जाता है ना। ये भी 1789 में हुआ था, है ना। जुलाई का अंत था और अगस्त की शुरुआत थी, बिगनिंग ऑफ अगस्त। देयर वाज अ रॉइट्स इन द कंट्री साइड, है ना। तो ग्रामीण इलाकों में दंगे होना शुरू हुए बच्चों। कंट्री साइड बेसिकली ग्रामीण इलाकों को कहा जाता है, ठीक है। और रॉइट्स का मतलब होता है दंगे, है ना। तो जुलाई का अंत था और अगस्त की शुरुआत थी, उस समय ग्रामीण इलाकों में दंगे हुए। प्रिजन्स बर्न देयर नोबल्स चैट्रॉक्स एंड डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन देयर फ्यूडल ऑब्लिगेशंस, ठीक है ना। तो जो किसान थे उन्होंने नोबल्स के चैट्रॉक्स का मतलब फोर्ट, है ना, तो जहाँ पर वो रहते हैं तो उसको जला दिया, है ना। चैट्रॉक्स को उन्होंने पूरी तरीके से जला दिया, है ना। और जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो दस्तावेज थे उनके, है ना, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो जो नोबल्स के दस्तावेज थे जिसमें फ्यूडल ऑब्लिगेशंस थे, है ना, फ्यूडल होने के पूरे उनके दस्तावेज थे, है ना, उनको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, है ना। तो ये ग्रेट फेयर था 1789 का। सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रेट फेयर, तो ग्रेट फेयर के क्या प्रभाव हुए, ठीक है। तो जैसे कि बताया था मैंने कि नोबल्स को जला दिया गया था, है ना, ग्रामीण इलाकों में
है ना, नोबल्स को जला दिया गया था, उनके किलों को तबाह कर दिया गया था, है ना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागजात थे फ्यूडल सिस्टम होने के, वो सब हटा दिए गए थे, जला दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, है ना। तो द नेशनल असेंबली रिस्पॉन्स टू द ग्रेट फेयर, तो जो नेशनल असेंबली था ना, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी ग्रेट फेयर के लिए। 4 अगस्त 1785 वन बाय वन द मेंबर ऑफ द नोबिलिटी एंड क्लर्जी रोज टू गिव अप, ठीक है ना। तो 4 अगस्त 1789 एक एक करके जो नोबिलिटी और क्लर्गी, है ना, जो भी मेंबर्स थे इनके, उन्होंने एक एक करके हार मान ली, ठीक है ना। फ्यूडल ड्यूज, है ना, सेफ्ड्रम, टिट्स, है ना, हंटिंग एंड फिशिंग राइट एंड पर्सनल प्रिविलेजेस, है ना। इन वन नाइट द फ्यूडलिज्म वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फ्रांस, तो एक ही रात में जो फ्यूडल सिस्टम था वो पूरे फ्रांस से ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जो उस समय ख़त्म हो गई थी फ्यूडल सिस्टम के साथ, जैसे कि फ्यूडल ड्यूज थे, टैक्सेस थे, जो बकाया, ड्यूज का मतलब होता है बकाया, है ना, तो जो फ्यूडल टैक्स जो बकाया थे वो सब ख़त्म हो गए, है ना। सेफ्ड्रम, है ना, सेफ्ड्रम बच्चों क्या है, एक सिस्टम है ना, एक स्लेवरी का सिस्टम है, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, एक लेबर सिस्टम है ना सेफ्ड्रम। इसमें सर्फ का क्या मतलब होता है, सर्फ का मतलब लेबर होता है बेसिकली, ना, बॉन्डेड लेबर होता है ना, जो किसी एक जगह पर, है ना, किसी अपने मालिक के लिए बॉन्डेड, यानी कि हमेशा से बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करती है। तो ये सिस्टम था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, टिट्स ख़त्म हो गए, हंटिंग और फिशिंग के जो अधिकार थे वो वापस मिल गए, है ना, सार्वजनिक अधिकार, है ना, पर्सनल जो प्रिविलेजेस थे, है ना, वो मिल गए। तो एक रात में जो फ्यूडल सिस्टम था, जो फ्यूडलिज्म था, है ना, सामंतवाद, है ना, फ्यूडलिज्म को सामंतवाद कहा जाता है हिंदी में, तो जो फ्यूडलिज्म था वो पूरी प्रकार से, है ना, डिस्ट्रॉय हो चुका था, है ना। टिट्स वाज एबॉलिश, है ना, टिट्स ख़त्म हो चुके थे। लैंड ओन्ड बाय द चर्चेज वाज कन्फिस्टिकेटेड, है ना, तो जो लैंड किसके कब्ज़े में थी, चर्च के कब्ज़े में थी, है ना, उसको वापस से उसका अधिकार गवर्नमेंट को दे दिया गया, ठीक है। उनसे जो उनकी जो ज़मीन थी वो वापस से ज़ब्त कर ली गई, चर्च की ज़मीनें, ठीक है। हाँ, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए फेडरलिज्म ख़त्म होने के, वो थे कि जो टिट्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया। टिट्स का मतलब बेसिकली जो कर थे, जो टैक्स थे, वो उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, जो फ्यूडल सिस्टम के अंदर आते थे, है ना। जो लैंड चर्च के पास थी, है ना, वो लैंड को जब्त कर लिया गया, जो ज़मीन है चर्च के पास जिनका अधिकार था। क्लर्गी वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, है ना, जो क्लर्गी हुआ करते थे, यानी कि जो चर्च में फादरी हुआ करते थे, है ना, उनके जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे, है ना, जो उनके स्पेशल अधिकार थे, वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए, है ना। गवर्नमेंट को करीबन ये कह सकते हैं कि 2 बिलियन लिवर्स का कहते हैं फ़ायदा हुआ था, है ना, अधिकार मिला था, है ना। असेट्स का मतलब होता है संपत्तियां, है ना, तो गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवर्स की संपत्तियां मिलती। लिवर्स मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, है ना, ये एक प्रकार से आप समझिए कि करेंसी है जो कि फ्रांस में उस समय यूज़ होती थी, है ना। तो ये फ़ायदा हुआ था। द असेंबली पास द डिक्रे एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेशन, है ना, टैक्सेस, है ना। तो जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली थी, है ना, उन्होंने डेक्री का मतलब होता है लॉ, है ना, तो उन्होंने लॉ पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, है ना। जो फ्यूडल सिस्टम में जो भी टैक्सेस हुआ करते थे और जो भी ऑब्लिगेशंस थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, है ना। तो ये ग्रेट फेयर था, उसका ये परिणाम रहा, यानी कॉन्सिक्वेंस रहा कि फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद पूरी तरीके से फ्रांस से ख़त्म कर दिया गया। सो द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो अभी हमने पढ़ी है ना, स्टार्टिंग हुई थी जो इसकी क्रांति से, है ना, बेस्टाइल तक पहुंची, है ना, और फिर आपने ग्रेट फेयर देखा ना। ये स्टोरी आगे जाके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, बने रहिएगा आप लोग ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी स्टोरी और आगे डिस्कवर करेंगे। ये स्टोरी जाती है नेपोलियन बोनापार्ट तक, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुना हो या कहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को।